हेलो एवरीवन। स्वागत है आज क्लास के अंदर। क्लास नंबर 35 डेप्रिसिएशन प्रोविजंस हम पढ़ रहे थे। हमने ये लास्ट क्लास में भी सीख लिया था कि हम कैसे कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन हमने अच्छी तरह समझ लिया था। अब उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ है। आज में जो मैं बात करूँ तो एचुअल के अंदर एचुअल कॉस्ट क्या आने वाली है उसके बारे में हम कंसिडर करेंगे। देखिए क्या कि हम किसी चीज़ पर डेप्रिसिएशन लगाना है, किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए उसकी कॉस्ट क्या है, किस किस चीज़ को हम उसके कॉस्ट में इन्वॉल्व करें। तो यहाँ पर मैं इनकम टैक्स अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होता है और थोड़े से यहाँ रूल्स अलग हो सकते हैं। अपने जो अकाउंटिंग है बाकी सभी रूल्स वैसे के वैसे ही हैं। जैसे इसमें कोई चेंजेस नहीं था, इस कारण मैंने बुक का इसको इमेज एडिट करी और सेम इमेज से हम शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हाथ से तो संपत्ति की वास्तविक लागत की गणना, तो मतलब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपके पास में जो एसेट्स उसके एचुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है संपत्ति प्राप्त करने के व्यय को संपत्ति लागत में जोड़ेंगे। तो हमारा ये अकाउंटिंग में ये प्रिंसिपल था कि जब तक हम किसी भी एसेट्स खरीदते हैं, किसी मशीन को खरीदते हैं और जब तक हम उसे अपने फैक्ट्री प्लांट या घर के अंदर लगाते हैं, घर से नहीं मतलब यहाँ बिजनेस के अंदर, बिजनेस में जब भी लगाते हैं उसे, तो वहाँ तक के लगाने तक का सारा खर्चा उसी के अंदर हम ऐड करते हैं। तो जब तक वो क्या है उसको हम स्थापित नहीं कर लेते हमारी फैक्ट्री के अंदर, तब तक के सारे खर्चे उससे मेड किए जाते हैं। संपत्ति क्रय करने और भवन का निर्माण शुरू करने से उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि तक का पूंजीगत ब्याज। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि मान लीजिए कोई भी चीज़ आप इंस्टॉलमेंट लेकर आ रहे हो या फिर आपने कोई चीज़ लेने के लिए आपने ऐसा उधार लिया हुआ है और जब तक कि आपको प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ या फिर जब तक ये रेडी टू यूज नहीं हुई है, वो आप उसे बिजनेस यूज लाना स्टार्ट नहीं किया, चाहे वो बिल्डिंग है तो ये, और यदि कोई प्लांट है तो फिर उसके ऊपर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया नहीं किया, तो उस समय तक के मान लो आपने वो चीज़ जो परचेज करी है और वो चीज़ आपने लोन के ऊपर ली हुई है, किस पे ली हुई है, लोन पे ली हुई है, तो उस दिन तक का जो भी ब्याज बनता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, पूंजीगत व्यय मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और उसे एसेट्स की कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। वापस से सुन लेना, यदि कोई भी एसेट्स आपने कहीं पे ली हुई है, लोन पे ली हुई है, लोन पे ले ली, चलो ठीक है। अब जिस दिन तक, जिससे दिन से आपने लेना है तब से ब्याज लेना उसका स्टार्ट हो गया, और ब्याज शायद हो सकता है 5 साल का हो, 6 साल का, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 5 साल के लिए ब्याज के हिसाब से हमने वो ले ली, ठीक है, 5 साल का ब्याज देना था। लेकिन 1 साल के बाद के अंदर वो इस तरीके से मशीन इस तरह से सेटअप तैयार हो गया उसका कि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो 1 साल तक का जो ब्याज है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और उसे हम एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ देंगे। तो फिर उससे हम उसके बाद डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा। नेक्स्ट है किराया क्रय पद्धति पर क्रय की गई संपत्ति की दशा में किस्तों में सम्मिलित ब्याज घटा देंगे। मतलब ये कि आपने कोई एसेट से हायर परचेज सिस्टम में करी हुई, वहाँ ऊपर चीज़ अलग थी, वहाँ पर एक चीज़ थी, वहाँ तो वहाँ ये वर्ड काम में लेगा नहीं वो। यहाँ पर क्या है, किराया क्रय पद्धति क्वेश्चन में यदि वर्ड काम में ले ले, ठीक है, हिंदी में से इंग्लिश में से बोलेंगे हायर परचेज मेथड। यदि ये वर्ड यदि ले इस वर्ड के साथ में बोले कि हमने इस प्रकार से एसेट्स ली हुई है, तो वहाँ पर उसकी ना प्राइम कॉस्ट भी दी हुई रहेगी, तो फिर केवल हम वहाँ पर ब्याज को कंसिडर नहीं करेंगे, हम केवल उसके जो प्राइम कॉस्ट, जो उसकी नगद राशि है, जो उसका कैश वैल्यू है, उसी को कंसिडर करेंगे, उसके अंदर हम ब्याज को शामिल नहीं करेंगे। यदि वो ब्याज है तो उसे हम हटा देंगे, घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा या अन्य संस्था से प्राप्त अनुदान या सहायता की संपत्ति लागत में से घटा देंगे। यदि मान लीजिए कोई ऐसी एसेट्स है, स्पेशल एसेट्स है, वो आपने खरीदी है कहीं से और गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी देती है, मतलब कभी कभी क्या है किसी पर्टिकुलर एसेट्स को किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये बोल देंगे यदि आप इस चीज़ को खरीदोगे तो उसकी 10% कॉस्ट तो हम अफोर्ड कर लेंगे या 25% कॉस्ट हम अफोर्ड कर लेंगे, आप हमें बिल दे देना, और 75% आपको अफोर्ड करनी पड़ेगी। तो जो भी अमाउंट उन्होंने अफोर्ड कर ली है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख में से 20,000 उन्होंने अफोर्ड कर ली है, तो अब वो एसेट्स की वैल्यू हमारे लिए 80,000 हो जाएगी, क्योंकि 20,000 तो हमें एक तरफ से अनुदान सब्सिडी मिल गई है वहाँ से, तो उसके ऊपर हम आएगा डेप्रिसिएशन आएंगे, फिर हमारे लिए कितनी की बड़ी, 80,000 की बड़ी फिर वो। इसके बाद है निजी संपत्तियों का किराए पर दी गई संपत्ति कुछ वर्ष बाद व्यवसाय में प्रयोग होने पर कल्पित ह्रास की राशि घटा देंगे। देखो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो मैं बोलूँ कि मान लीजिए कोई भी एसेट्स ही, जैसे आपकी कार है हुई या फिर कोई भी और अदर एसेट्स ही, फर्नीचर वगैरह हुआ, वो आपकी निजी संपत्ति थी, ठीक है। निजी संपत्ति का मतलब ये कि आप उसे पर्सनल थी, मतलब आपके बिजनेस के लिए नहीं थी वो। अब आप उसे किराए पर दे रखे थे आपने उसे, या फिर आप उसे यूज कर रहे थे, नहीं कहीं ना कहीं पर आप उसे यूज़ कर रहे थे, मतलब वो आपने कोई भी नया फर्नीचर खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नया फर्नीचर खरीदा बहुत सारा, और आप उसे 1 साल से घर पे किराए पे घर में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा कि आपने अपने घर वाले जो घर पे जो किराएदार है उनको दे दिया, वो दूसरा यूज गया, वो भी आपका पर्सनल यूज ही माना जाएगा, क्योंकि आपने बिजनेस बिजनेस करना, आपका किराएदार रखना, आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस कोई और है। तीसरा क्या हो जाएगा कि आपने खरीद तो लिया,
है ना, ध्यान से समझना। आपने खरीद तो लिया नया फर्नीचर, लेकिन उसे 1 साल तक आपके स्टोर में रखा, उसे आपने काम में लिया ही नहीं, बिल्कुल अनटच है, 1 सिंगल डे भी आपने से यूज नहीं किया, मतलब उसे बिल्कुल पे की रखा है वैसा का वैसा ही। तो यह 3 कंडीशन है। पहला क्या, काम खुद ने यूज कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, आपने किराएदार ने यूज किया। इन दोनों कंडीशन का एक ही आंसर जाने वाला है। आपने यूज कर लिया या फिर किराएदार ने यूज कर लिया, आपका पर्सनल यूज हो चुका है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जब हम उसे बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर बाद बिजनेस में आप ट्रांसफर करे हो, तो हम जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख का परचेज किया था, तो उसे 1 लाख की वैल्यूएशन नहीं मानेंगे, उसका 10% जैसे फर्नीचर डिप्रिसिएशन अलाउ होता है, तो 10% उसमें माइनस कर देंगे और हम उसे 90,000 की कीमत ही मानेंगे। उसकी WDV जो कीमत है बिजनेस के दिन, उस दिन हम WDV को लेकर जाएंगे, और वो कितनी लेकर जाएंगे यहाँ पर 90,000। कौन कौन सी कंडीशन में, जब आप खुद यूज कर लो या फिर किराएदार यूज कर ले। लेकिन मान लीजिए आपके 2 साल 3 साल से वो पेटी पे कैसे का सेल भी आपने नहीं हटाई हो, बिल्कुल स्टोर में रखा हुआ है, यहाँ पे घर के स्टोर में रखा हुआ है, आपने उसे लाए भी इसलिए थे भाई आपने घर में यूज करोगे, लेकिन फाइनली आपने क्या हुआ, जब 2 साल 3 साल बाद आपने क्या किया, उससे बिजनेस नहीं यूज किया, इस कंडीशन में 2 साल 3 साल का डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने सिंगल डे एक भी दिन यूज नहीं किया है। तो यूज करने पर है, यदि आप यूज कर लोगे तो डिप्रिसिएशन अलाउ होगा। डिप्रिसिएशन अलाउ होने के बाद में उसकी नोशनल डिप्रिसिएशन लगाएंगे, ये कोई हम इससे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नोशनल डिप्रिसिएशन है भाई, हमने घर के हिसाब से मान लिया कि वहाँ पर बिजनेस में काम करते इतनी इसकी वैल्यूएशन कम हो गई होगी, कि उसे एक्चुअल कॉस्ट पर नहीं लेकर जा सकते, उसे 1 लाख पे नहीं लेकर जा सकते। नेक्स्ट है, विदेश से प्राप्त संपत्ति भुगतान के समय विदेशी विनिमय दर में हुए परिवर्तन का समायोजन किया जाएगा। तो ये क्या है, जब आप फॉरेन से कोई एसेट्स परचेज करते हो, तो वो जो भी डॉलर की कीमत है, जो भी एक्सचेंज प्राइस होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें नई इंडियन प्राइस में डिसाइड करना होगा। तो ये सामान्य सी बात है। वैज्ञानिक अनुसंधान में आपको बताया था कि साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, तो उनके लिए कोई एसेट्स खरीदे तो वहाँ की लागत शून्य होती है, तो उसके ऊपर फिर आपको डिप्रेशन अलाउ होगा भी नहीं। वहाँ पहले भी आपको लिखा हुआ था कि साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भारत के अंदर क्या कर रखा है, इन सबको है ना 100% जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउ कर रखा है, कि यहाँ पे से P&L अकाउंट के अंदर लेकर चल जाइए। तो आपको P&L अकाउंट लेकर चल जाते हो, तो फिर आपको एसेट्स बचती ही नहीं है फिर वो। नेक्स्ट, उपहार उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की लागत कल्पित हाथ घटाकर ज्ञात करेंगे। वही ऐसी वो बिल्कुल सेम आगे, जैसे क्या हुआ कि मुझे मेरे पापा की, मेरे दादाजी की वसीयत से वहाँ से कोई ज़मीन मिली या कोई बिल्डिंग मिली, और उस बिल्डिंग को अब मैं बिजनेस में काम लेना चाह रहा हूँ, तो वही चीज़ें मुझे वसीयत में मिली, मैं बिल्डिंग में काम लेना चाह रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि मेरे दादाजी ने उसे कब बनाया था, कितने साल का उसे डेप्रिसिएशन लग जाना चाहिए, उसी WDV पर लेकर आएंगे उसे। इसके बाद में, कर दायित्व कम करने के उद्देश्य संपत्ति का अनेक बार हस्तांतरण करने की दशा में उचित मूल्य एक संपत्ति लागत माना जाएगा। तो ये क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि अपन लोग बाग क्या करते हैं, बार बार अपने एसेट्स को ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसफर करने का पर्पज और कुछ नहीं होता है, अपने ही लोगों के अंदर एसेट्स को बार बार ट्रांसफर करते रहते हैं। इससे कि क्या होता है, उसका जो संपत्ति की लागत है ना, कॉस्ट है ना, वो व्यक्ति बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, वो मतलब मिसगाइड करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ताकि उनका है ना टैक्स के अंदर बेनिफिट मिल जाए। तो जब ऐसी चीज़ यदि पता चलती है गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को, तो फिर वो फेयर वैल्यू रहती है, जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू बनती है, वो फेयर वैल्यू डिसाइड करेगी। ये इनकम टैक्स ऑफिस से करते हैं, तो अपना यहाँ पर कुछ काम नहीं है, अपना बस फेयर वैल्यू वर्ड पे ध्यान देना। फेयर वैल्यू वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपन वो काम में लेंगे। इसके बाद यदि एक बार संपत्ति को बेचकर पुनः उसे किराए पर प्राप्त कर ली जाए, तो संपत्ति लागत वो होगी जो संपत्ति बेचने से पूर्व थी। ये यहाँ पर ये बेचना चाह रहा है कि वो एसेट्स थी, वो आपने बेच दी है, बेचने के बाद से पुनः आपने किराए पे ले ली। किराए पे भी इस पर्पज से लिए कि मतलब एक तो 1 साल किराया चुकाना, और इस हिसाब से लिए कि आपने वापस प्लांट के अंदर उसको आपकी फैक्ट्री के अंदर आप इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहे हो उसे। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हुआ, जो संपत्ति बेचने से पूर्व जो भी कीमत थी वही आपकी मानी जाएगी, उसकी कॉस्ट, उसी अकॉर्डिंग आपको डिप्रिसिएशन अलाउ होगा, यदि डिप्रिसिएशन अलाउ होता है तो। नेक्स्ट है, यदि एक बार संपत्ति को बेचकर उसे पुनः खरीद लिया जाए, ये अलग चीज़ है। वहाँ पर देखो, वहाँ किराए पे ले रहा है पुरानी चीज़ के अंदर, यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस खरीद रहा है। तो ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ऊपर क्या लगा, किराए पे ले रहा था, तो किराए पे लेना, तो जो पहली वाली कॉस्ट थी उसी को हम मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में सेल कर दी उसने। सेल करने के बाद उसने वापस को कुछ लगा कि यार मुझे वापस ये एसेट्स खरीद लेनी चाहिए, तो उसने वापस खरीद ली। वापस खरीदने उसके बाद नई कॉस्ट आई होगी। तो अब यहाँ पर देखना है, जो भी कम होगा उसे हम लेंगे। किसे किसे हम ले सकते हैं, जो भी कम है उसे लेंगे मेरे। तो एक तो है न्यू कॉस्ट, यदि नई कॉस्ट मान लो आपने जो नया पेमेंट किया है दोबारा उसी एसेट्स खरीदने के लिए वो, और बेचते समय WDV। तो दोनों में से जो भी कम है उसको लिया जाएगा, ताकि आपको डिप्रिसिएशन कम लगाना पड़ेगा। तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पर हम गाल मेल नहीं कर सकते हैं। हम चाहें कि जो एक्चुअल में क्या एसेट्स को हम ज़्यादा वैल्यू पर दिखाएंगे, तो उससे 2 बेनिफिट नज़र आते हैं हमें। एक तो हमारी बैलेंस शीट मजबूत दिखेगी कि एसेट्स हमारे पास बहुत महंगे एसेट्स है, और एक उसके ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डिप्रिसिएशन लग जाएगा। तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं अपनी कार, अपनी कोई भी एसेट्स उसको आपको बेच दूँ, फिर आपसे वापस मैं ले लूँ महंगे भाव के अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा, गवर्नमेंट मतलब हम क्या टैक्स सेविंग हमारी ज़्यादा हो जाएगी, हम डिप्रिसिएशन खर्चों को ज़्यादा दिखा देंगे, जबकि डिप्रिसिएशन खर्चा हमें किसी को पेमेंट तो करना पड़ता नहीं है। तो इस केस के अंदर आपको ऐसा बताया गया है कि आप जो भी कम है वही वैल्यूएशन लेंगे, ज़्यादा वाली नहीं लेंगे।
ये होता है एकीकरण की योजना, अमलगमेशन से होता है जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी होती है, तो अमलगमेशन वाले टॉपिक के अंदर बात की गई है, जो कि हमें कॉर्पोरेट के अंदर हमने कभी पढ़ा होगा, तो वहाँ की बात है। ये जनरली अपने इनकम टैक्स क्वेश्चन के अंदर से आते नहीं है, तो वो जो भी WDV प्राइस होता है उसी लेके, कॉमन सी बात है, कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट्स ले रही है तो जो WDV प्राइस है उसी को हम कंसिडर करेंगे। संपत्ति क्रय करते समय 10,000 से अधिक का नगद भुगतान संपत्ति लागत में शामिल नहीं किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इनकम टैक्स का रूल है कि कोई भी एक्सपेंस हो वर्ल्ड के अंदर कहीं पर चल जाइए, आप आगे भी से पढ़ेंगे, वो जो 10,000 का से अधिक का पेमेंट बनता है उसका एक व्यक्ति को, और वो पेमेंट आपने कैश में कर दिया, नगद में कर दिया है, तो अब आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे एक्सपेंस के रूप में अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ भी यदि कोई एसेट्स है, बल वो मान लीजिए वो 10,000 से ज़्यादा की, और आपने उसका पेमेंट RTGS नेफ्ट या नेट बैंकिंग से नहीं किया है, चेक से नहीं किया है, आपने क्या किया, आपने कैश नोट गिनटो से दे दिए, तो इस दशा के अंदर अब आपको उसके ऊपर उसको मतलब एसेट्स काउंट ही नहीं करेंगे, मतलब सीधी बात ये है, वो तो उसके ऊपर कोई भी डिप्रेशन अलाउ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 13 रूल्स है, ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा वर्बल थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे कल जो हमने टॉपिक जो किया था कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स है, उनको आज हम सोल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5.7 है ये, ए प्लांट कॉस्टिंग ₹1 लाख वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018, इट्स पेमेंट वॉज टू बी मेड in 2 equal installment till 31st March 2020 with total interest ऑफ 40,000। देखिए यहाँ पर ही बताया गया कि एक प्लांट है, 1 लाख रुपए का उसको परचेज किया था 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है सब 1 अप्रैल 2018 आपने परचेज कर लिया है। अब इसके बाद बताया गया कि इसका जो पेमेंट है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर होएगा, तो आपको देखो यहाँ पर अलग अलग चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। एक तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 1 लाख, ठीक है चलो ठीक है। इसका पेमेंट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर होगा, 40,000 रुपये का तो टोटल ब्याज है, तो एक दोनों पे बराबर बराबर इंटरेस्ट देना है अपन को, तो 20,000 एक पे इंस्टॉलमेंट पर हो जाएगा और 20,000 अगले पर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये परचेज किया कब किया था, 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। अब द मशीन वॉज यूज इन द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, तो देखिए ये बिजनेस में यूज हुई है 1 अप्रैल 2019 से, तो हमारे पास में 1 अप्रैल 2018 कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप लेकर खरीद कर रख लो, जब तक यदि आपने बिजनेस यूज स्टार्ट नहीं किया है तो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर अलाउ नहीं होगा। ईच इंस्टॉलमेंट इंक्लूड सच अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसने बोला कि जो भी इंस्टॉलमेंट बन रही है वो इंटरेस्ट की अमाउंट ही सेम रखती है, मतलब जैसे 40,000 है तो 40,000 जो टोटल इंटरेस्ट है 40,000 बताया, तो 20,000 बन गया, वो मैंने आपको पहले भी आपको यहाँ पर बता दिया है मैंने आपको। अब देखिए आपको यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 को आपने क्या कर लिया, इसे परचेज कर लिया। बिजनेस में स्टार्ट कब किया है आपने से, 1 अप्रैल 2019 को। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब जिस दिन तक आप बिजनेस में यूज स्टार्ट करते हो उससे पहले पहले का जो भी ब्याज बनता है वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और उसे एसेट्स की कॉस्ट मानते हुए उसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है कि हायर परचेज सिस्टम पर है, हायर परचेज मेथड पर होता है ये, तो फिर हम इसमें कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर केवल सिंपल से इंटरेस्ट की बात करी गई है यहाँ पर कि हमने परचेज कर लिया। परचेज हमने किस हिसाब से किया था कि हमने 1 लाख की मशीन थी, लेकिन 1 लाख हमारे पास में नगद नहीं थे, तो 1 लाख नगद नहीं थे, तो हमारे पास में इसके ऊपर 2 बार हमें ब्याज ना था, 20,000 एक बार ब्याज दिया हमने और 20,000 एक बार ब्याज दिया, ठीक है। अपने इंस्टॉलमेंट हिसाब से बनाई थी, 50,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 20,000, 50,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 20,000, 70,000 अपन को पेमेंट करना था। अब ये जो पेमेंट है अपन ने 1 साल बाद में अपन ने किया, और इस दिन तक पेमेंट करने के बाद में, यहाँ तक पेमेंट करने के बाद में हमने उसने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब आपने यहाँ पर बिजनेस यूज करना स्टार्ट कर दिया है तो अब आपके लिए ये वाला जो इंटरेस्ट है कैपिटल नेचर का माना जाएगा, बाद वाला नहीं, और इसको हम एसेट्स में ऐड कॉस्ट में ऐड करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ बताया गया है कि एचुअल प्लांट ऑफ कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19, तो लेकर देखिए यहाँ पर डेप्रिशिएशन नील क्यों, क्योंकि हमने एक भी दिन इसे यूज नहीं किया है। एक भी दिन आपने यदि यूज ही नहीं किया, बिजनेस यूज करना स्टार्ट ही नहीं किया, तो फिर डेप्रिशिएशन आपको अलाउ भी नहीं होगा। अब ऐड करेंगे हम कैपिटल इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट का एक्सपेंस वो ऐड किया जाएगा आपको, और वो बताया था कि 40,000 का आधा इंटरेस्ट हम इस साल पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे पास कितना बनेगा, 1,20,000 रुपये। लेकिन अब आगे वाला ऐड नहीं होगा अगले साल, आपसे अगले आगे वाला ऐड हो जाएगा, नहीं, बिजनेस से यूज करने से पहले पहले के जो सारे खर्चे होते हैं ना, वही ऐड कर सकते हैं हम इसके अंदर इंटरेस्ट के नाम के। तो आपने बिजनेस यूज स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वाले एक्सपेंस अब इसमें ऐड नहीं होंगे, तो पहले वाला है 20,000 वो ऐड कर दिया, बाद वाला हम ऐड नहीं करेंगे।
डिप्रिशिएशन रेट है नॉर्मल रेट ऑफ 15%। ये नॉर्मल सी बात है कि डिप्रिशिएशन की जो रेट है प्लांट्स के ऊपर 15% होती है, कुछ नहीं बोले वहाँ 15% रेट से हम डिप्रिशिएशन लगा दिया और वो है 18,000 रुपये। रही बात ये कि नया प्लांट परचेज किया है आपने, तो आप एडिशनल डिप्रिशिएशन लगा देंगे 1,20,000 रुपये का, तो वो आ गया आपके पास में 24,000 रुपये। ठीक है, तो आपने एडिशनल डिप्रिशिएशन लगा दिया, कुछ नहीं बोले पर ये मान लगे, ये अजम्पशन हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एडिशनल डिप्रिशिएशन एसेट्स के ऊपर अलाव है, ये नई एसेट्स तो खरीद रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हुआ आपका, आप इसका आंसर देख लीजिए आराम से। सेकेंड आपके बात करते हैं, इन द प्रीवियस 2017-18 ए बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर ₹3 लाख फॉर प्राइवेट यूज़। तो 2017-18 में अंदर बिल्डिंग आपने परचेज की वो प्राइवेट यूज़ के लिए, आपने निजी पर्सनल यूज़ के लिए ली है। इट वॉज यूज इन द बिजनेस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर 1920। तो आपने क्या किया, पहली बार से बिजनेस स्टार्ट कब किया है आपने, 2019-20 के अंदर। तो देखिए अब आपको क्या आ गया, 17-18 में आपने परचेज कर ली, तो 17-18 में ही आपने परचेज कर ली, फिर इसके बाद में 18-19 हो गया, तो 2 साल आपके निकल गए यहाँ पर। 2 साल निकलने के बाद तीसरा साल और आ रहा है आपका। तो अब आपको देखिए इसको पहली बार यूज किया कब करिए आपने इसको 19-20 के अंदर। तो हमें 19-20 के अंदर इसको हमें 3 लाख की नहीं माननी है, पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि हम इसमें नोशनल हमने यूज़ तो कर लिया, कहीं ना कहीं भी यूज़ तो कर ली, तो उसके ऊपर हम नोशनल डेफिनेशन लगा देंगे। हम बुक्स में रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये मानेंगे कि इसकी कीमत कम हो गई है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए बिल्डिंग परचेज करी है आपने प्राइवेट यूज के अंदर 3 लाख रुपए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है नोशनल डिप्रिशिएशन। नोशनल मतलब हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है ना, हमें इनकम टैक्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। 10% पहले साल का लगा दिया अपने, 30,000 लग गया। फिर नोशनल डिप्रिशिएशन अगले साल का वो लगाना है 18-19 का, ये होगा 27,000। तो अब ये इसकी वैल्यूएशन कितनी बची है, 2,43,000। तो अब हमारा पीरियड ईयर स्टार्ट होगा, तो हम ये बोलेंगे हम इसे बिजनेस में कितनी अमाउंट में ट्रांसफर करेंगे, 2,43,000 में बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे। फिर इस साल का अपन 10% डिप्रिशिएशन देंगे और वो होगा 24,300, 24,300 होगा वहाँ आपका। तो वापस से आप समझ लीजिए कि 2 साल तक आपने, इसे सिंपल सी बात है, 2 साल तक आपने प्राइवेट यूज़ किया है, तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर हम ये मानेंगे अब उसकी वैल्यूएशन कम हो गई। तो हमें वैल्यूएशन कम करने के लिए हमने ये चीज़ लिखी है। हम इसे इनकम टैक्स के अंदर एक्सपेंस के रूप में शो नहीं कर सकते हैं, ये केवल नोशनल है, नोशनल डिप्रिशिएशन है। ये डिप्रिशिएशन अलाउेबल ये रहा, ये लिखा हुआ वर्ड क्या आएगा हमें लिया, अलाउेबल। जो अलाउ होगा हमें वो कितना है, 24,300 रुपये। ये 30 ऊपर के 27,000 में अलाउ नहीं होंगे, बस ये हमारी प्राइस को कम कर देंगे, हमारी जो एसेट्स की जो कॉस्ट है उसको कम कर देंगे। तो उसके लिए हमें ये कैलकुलेशन हमने करी है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं, NSSC purchased a foreign car in 1973 for ₹1 lakh, not फॉर टूरिस्ट। तो ये टूरिस्ट के लिए नहीं थी और इन्होंने 1 लाख रुपये की फॉरेन कार परचेज करी थी। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दिस कार एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज 5,000। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है इसकी 1 अप्रैल 2019 को 5,000 रुपये रह गई है अब इसकी। एंड इट वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000 एज ऑन 31 दिसंबर 2019। देयर वाज नो अदर एसेट्स इन दिस ब्लॉक। मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक आपने सेल कर दिया है। अब वो सब कुछ सेल कर दिया, लेकिन पहली बात तो ये देखो, हमको फॉरेन कार्स के बहुत अलग प्रोविजन है। इसमें एक प्रोविजन ये था 1973 के अंदर यदि कोई आपका कार आप परचेज करते हो, और 75 तक ऐसा शायद टाइम पीरियड था, तो उस ड्यूरेशन में यदि आप कोई कार परचेज करते हो फॉरेन कार, तो उसके लिए एक सिंपल वर्ड यूज किया था उस रूल के अंदर कि ऐसी कारों की कीमत भले ही कितनी ही हो, आसमान में कितनी महंगी जा रही हो, हम मैक्सिमम उस कार की कॉस्ट हम कितनी मानेंगे, 25,000। ये हम मैक्सिमम उसकी कॉस्ट मानेंगे। ये हमारा रूल्स हमारा दिया हुआ था, प्रोविजन से में दिया हुआ था इकनॉमिक टैक्स का, कि वो 1 लाख की हो चाहे 10 लाख की हो, लेकिन हमें वहाँ कीमत डिसाइड कर दी कि आप इसे 25,000 से ज़्यादा नहीं मानोगे। अब देखिए, अब इसके अंदर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपने क्या किया, 60,000 के अंदर पूरा पूरा माल बेच दिया आपने। ठीक है ना, देखो कैसे मैं आपको बता दूँ, 60,000 के अंदर आपने ये पूरा माल बेच दिया, यहाँ दिया हुआ है इट वॉज सोल्ड 60,000 के अंदर। ठीक है, अब देखिए अपन को यहाँ प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। हमें क्या पहले ये निकालना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए ये एसेट्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, इसकी एसेट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए है। ठीक है, मतलब कोस्ट क्या है यहाँ पर, कोस्ट 1 लाख है, तो इसको सेलिंग प्राइस से कितने में सेल कराइए, 60,000 मिलना है अपन इसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, मान लीजिए ₹1 होता तो कितना था, 60,000 अपन 1 लाख। अब आपके पास में कितना है एचओएल के अंदर, एचओएल के अंदर हमने किया है 25,000, हमने कॉस्ट हमारे पास 25,000 में माना है। तो 25,000 के अकॉर्डिंग हम इसे प्रपोर्शनेट सेलिंग प्राइस लेकर आएंगे इसकी, कि 60,000 में से 60,000 पे, ठीक है 60,000 की आप सेल्स कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, सेलिंग प्राइस आपको मिल रही है, लेकिन वो कितनी पर है, जब आपकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। जब आप कॉस्ट 25,000 लगा तो उसके अकॉर्डिंग उसे प्रपोर्शनेट करना होगा। तो प्रपोर्शनेट करने पर उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। आप इसे सोल्व करेंगे तो 25 2 करेंगे 50 5 दिया 15,000 आ जाएंगे यहाँ पर। देखिए ये आ गया, ये रहा प्रपोर्शनेट सेल वैल्यू ऑफ द कार
वर नॉट यूज इन फॉरेन टूरिस्ट। भाई 1 लाख की टोटल वैल्यू है, कॉस्ट है, तब तो 60,000 रुपये सेल्स मिल रहा है अपन को, तो 25 में कितना मिलेगा 15,000। अब 15,000 के अंदर आपको ये बताया गया है कि इसकी जो WDV है जो रिटर्न डाउन वैल्यू है WDV है वो कितनी बताई गई है 5,000 बताई गई है। तो हम सिंपल से जो हमारा फॉर्मूला है वो लगाएंगे। हमारा क्या फॉर्मूला था कि WDV प्लस परचेज और माइनस सेल। तो परचेज तो यहाँ पर है नहीं, WDV कितना हो गया 5,000, 5,000 में से आप माइनस करेंगे 15,000, तो आंसर आएगा माइनस के 10,000। माइनस का 10,000 आने पर आप बोलेंगे कि हमें तो यहाँ फ़ायदे की बात हो गई, यहाँ माइनस का मतलब होता था फ़ायदा, हमें यहाँ पर क्या होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है यहाँ पर। तो आप क्या याद करेंगे कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि वहाँ 25,000 वाला एक नया कंसेप्ट आ रहा है, फिर उसे प्रपोर्शनेट करना था, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी कार्य हो चुकी तो उनका समाधान हो चुका है। अब आगे बात करते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें बताया श्री श्याम ऑन्स टू प्लांट्स है, प्लांट ए प्लांट बी on 1st April 2019 on which depreciation is allowable 15% per annum rate। कुछ नहीं बोले पर हम 15% रेट है हमें पता है। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट्स ऑन सेड डेट इज 1,50,000। तो इन्होंने 2 प्लांट थे इनके पास में जो भी, और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बताई गई है कि 1,50,000 रुपये है। ही परचेज प्लांट सी ऑन 15 जून 2019 8 विच 15,20,000। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। आउट ऑफ दिस 9 लाख इज ए पेड इन कैश। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, 15,20,000 रुपये का आपने एक प्लांट खरीदा, बहुत अच्छी बात है 15,20,000 रुपये। हमें लग रहा था इस प्लांट के खरीदने के बाद 15,20,000 रुपये इसकी कॉस्ट बनने वाली है, लेकिन नहीं। आउट ऑफ दिस 9 लाख इज पेड इन कैश, 9 लाख रुपये उन्होंने कैश में पेमेंट किया है। एंड रिमेनिंग अमाउंट थ्रू RTGS ट्रांसफर। तो रिमेनिंग अमाउंट तो आपने RTGS का यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रांसफर करिए। तो 15,20,000 में से 9 लाख जो आपने कैश ट्रांसफर किया है वो हमें प्लांट की कॉस्ट के लिए अलाउेबल ही नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपये तक की नगद जो पेमेंट है, जो कैश जो पेमेंट है, वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउेबल है। इसके अलावा सारा पेमेंट आपके लिए वेस्टेज है। वो इनकम टैक्स कुछ मानता ही नहीं कि आपने कोई पेमेंट भी किया है, वो मानते हैं कि फ्री के अंदर मिली, मतलब आपने आपके पास में ब्लैक कप बनी थी तभी तो आपने कैश में दिया, यदि आपके पास में वाइट मनी होती है तो आप चेक से दे दे पेमेंट, RTGS नेफ्ट वगैरह कर दे। तो 15,20,000 में से 9 लाख आप लेस कर देंगे तो मेरे हिसाब से बचेगा इसमें 6,20,000 रुपये। तो 6,20,000 रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने RTGS ट्रांसफर करिए, मतलब नेट बैंकिंग काम में लिए, तो हमारे पास में नई एसेट्स की कॉस्ट बस केवल कितनी रह गई 6,20,000 रुपये हमारे पास नई एसेट्स की कॉस्ट रह गई है। अब इसके बाद आगे लेते हैं 15% डिप्रिसिएशन इज अलाउ नहीं सॉरी इज आल्सो अलाउेबल ऑन दिस न्यू प्लांट। वही मतलब सेम ब्लॉक है, ये बताना चाह रहा है कि उस पर 15% इस पर 15% है, मतलब सेम ब्लॉक है। प्लांट बी विच वॉज एक्वायर 8 ए कोस्ट 5 लाख। तो ये बोला चाह रहा है कि प्लांट बी है जो हमने 5 लाख की कोस्ट के ऊपर हमने लिया था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इज अलाउेबल ऑन द न्यू नहीं सॉरी एंड रिटर्न डाउन वैल्यू 1/4/2019 वोज 1,10,000 सोल्ड रुपीज़ 9,20,000। तो इस प्रकार से बताया गया कि 5 लाख रुपए का तो कॉस्ट था, रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी मात्र 1,10,000 रुपये रह गई और हमने 9,20,000 रुपये उसे सेल कर दिया। तो देखिए पहली बात तो ये, हम क्या है ब्लॉक सिस्टम अपना रहे हैं, तो हम आप ऐसे सोल्व मत करना 5 लाख का प्लांट है 1,10,000 रुपये का, 1,10,000 9,20,000 रुपये लेस कर दो, उसका प्रॉफिट निकाल दो। इस तरीके से बिल्कुल वर्किंग नहीं करनी है, हमें पूरे ब्लॉक को लेकर चलना है, पूरे ब्लॉक को लेकर चलना है, उसके हिसाब से हमें वर्किंग करनी है। तो आउट ऑफ द सेल कंसिडरेशन 3 लाख जो सेल्स कंसिडरेशन है रिसीव इन कैश रिमेनिंग बाय अकाउंट पे चेक। ये बताया गया है कि जो हमें जो पैसा जो मिला है, ठीक है ना, जो पैसा मिला है वो 3 लाख रुपए तो हमें कैश में मिला है और बाकी पेमेंट हमें अकाउंट के अंदर मिला है। लेकिन ध्यान दीजिए केवल पेमेंट है ना वो ही मतलब चेक से पेमेंट होना चाहिए। यदि आप ये शो करना चाह रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साहब मुझे तो जो ना नगद में कैश के अंदर ही पेमेंट मिल गया है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे इनकम जरूर मान लेगा, ठीक है ना, उसे इनकम तो पूरा मानेगा, मान लेगा नहीं, उसका मन मानेगा ही मानेगा, मतलब वो तो ठीक है। आपको पेमेंट अलाउ नहीं होगा, रिसीव यदि आप नगद में कितना भी करते हो तो इसका मतलब है वो आपकी इनकम है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों बोलेगा भाई आपकी इनकम कम हो, ठीक है, वो तो ये चाहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स लेकर चल जाए आपका। लेकिन यदि आप पेमेंट करने की बात आती है तो पेमेंट आपका हमेशा तभी वो वेरीफाई करेगा, तभी उसे मानेगा जब आपने 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट एंड ऑन नेट बैंकिंग RTGS से मतलब बैंकिंग के थ्रू किया हो, आपने कैश में पेमेंट नहीं किया हो। चाहे ले आप कैश में सकते हो, तो वो तो अलाउ है आपका। कैलकुलेट अलाउेबल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 बाय यूजिंग
अज्यूमिंग दैट द प्लांट सी इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिशिएशन। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्लांट वो है एडिशनल डेप्रिशिएशन के लिए भी अलाउ है। तो चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले ओपनिंग WD दिया हुआ था, हमें इससे नहीं मतलब कि किसकी कॉस्ट कितनी थी कितनी नहीं थी, प्लांट जो बीच में बेचे जा रहे हैं। आपको सबसे पहले जो बताया गया है वो देखिए। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला था, मैं सबसे पहले रिवाइज करता हूँ। फॉर्मूला तो क्या था, हम ओपनिंग WD लिखते थे और फिर उसमें ऐड करते थे परचेज, फिर उसमें से हम माइनस किया करते थे सेल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहा करता था। ठीक है, सेम चीज़ बिल्कुल वैसे की वैसी वर्किंग करनी, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। पहली बात तो देखो, यहाँ पर दो कंडीशंस थी हमारी कि आपने सारे के सारे पूरा को पूरा ब्लॉक सेल कर दिया या कुछ एसेट से सेल करिए। तो हमने पूरा ब्लॉक सेल नहीं किया है, हमने केवल कुछ एसेट से सेल करी। यहाँ पे A B C प्लांट बोला है ना, तो केवल B प्लांट ही तो बेचा है आपने, तो सारी एसेट सेल नहीं करी है। तो फिर उसके अंदर भी दो कंडीशन थी आपकी कि आंसर हमारा पॉजिटिव बच रहा है या नेगेटिव बच रहा है। नेगेटिव पे क्या है और पॉजिटिव पे क्या है आंसर, देखिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओपनिंग WD दी हुई है आपको 1,50,000 रुपये, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इनकी कॉस्ट कितनी थी हमें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो प्लांट सी परचेज किया है वो 15,20,000 का कुछ ऐसा समथिंग अमाउंट का लिया था, लेकिन उसमें 9 लाख आपने कैश पेमेंट किया था। तो हम रिमेनिंग अमाउंट है वेरीफाई करेंगे तो आपको ये माना जाएगा कि प्लांट आपने 6,20,000 में परचेज किया है। जो नगद पेमेंट किया उसे तो भूल जाओ, वो तो गया गायब। तो अब आपको 1,20,000 प्लस आपको ये करेंगे तो आपके पास 7,17,000 रुपये, 7,70,000 हो गए आपके। अब आप इस वर्किंग को नहीं देखेंगे, बल्कि अब इसमें से आप सेल लेस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पर आप सीधे सेल लेस करेंगे। सेल की बात करी जाए तो सेल आपने जो करी थी वो कितना बताया था, वो शायद 9,20,000 बताया गया था वहाँ पर। ठीक है, कितना बताया गया था, 9,20,000 रुपये हमको बताया गया था सेल प्राइस। तो आप 9,20,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, 9,20,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। 9,20,000 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का फिगर का आंसर बचेगा 9,20,000 रुपये। जैसे हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 से 5 1,50,000 रुपये आपका आंसर बचेगा। नीचे कितना बचेगा, 1,50,000 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, इसका आंसर नहीं देखेंगे। इसने क्या सीधी वैल्यूज़ दे दी जो कि गलत है, मतलब परजेंट कैलकुलेशन नहीं दिखाई है यहाँ पर। 7,70,000 रुपये दिया आपने, जो मेरा फॉर्मूला बताया उसमें आप सेल माइनस करेंगे, सेल है 9,20,000 रुपये। थोड़ा सा देख लेना, 9,20,000 रुपये आप माइनस कर देंगे। 9,20,000 रुपये जैसे आप माइनस करेंगे तो माइनस का 1,50,000 बच गया। मैंने कहा था माइनस का नेगेटिव यदि फिगर आ जाता है तो नेगेटिव फिगर आने पर यह बोला गया था कि आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। और ये जो नेगेटिव फिगर आ गया तो ये क्या माना जाएगा, आपका प्रॉफिट माना जाएगा। प्रॉफिट कौन सा, कैपिटल गेन माना जाएगा। और कैपिटल गेन में कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। नेगेटिव आंसर मतलब गेन हो गया, आपको फायदे की बात हो गई। अब इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको अलाउ, आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको इसमें अलाउ नहीं होगा। अब एक चीज़ और है, देखो वहाँ पर मैंने ये नहीं बताया गया था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने साइलेंट रखा था, उस समय मैंने वहाँ पर नहीं बताया था आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन की क्या कैलकुलेशन रहेगी। देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन के की अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है। इसके अकॉर्डिंग यदि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन है वो यहाँ पर आउटसीड्स करेगा, यहाँ पर एक्सीड करेगा। यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया था, कोई भी नई मशीन आप खरीदते हो और उससे सेम ईयर के अंदर यूज करना स्टार्ट कर देते हो, उसे बेचते भी नहीं हो, ईयर के एंड तक आप उसे बनाए रखते हो, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो वो रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा और यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। ठीक है, भले ही माइनस का फिगर है। देखो यहाँ पर दो रूल हो रहे हैं, दो रूल में क्या, कल एक मैंने जो कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन आपको सिखाया था उसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा था कि जैसे ही नेगेटिव फिगर आएगा तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, और एक रूल यदि हम पढ़ते हैं यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का तो वो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग, इससे जो कोई भी हम नई एसेट्स खरीदते हैं उसे बिजनेस में यूज करना, जिससे प्रोडक्शन में अलाउेबल है। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ है इस एसेट्स के ऊपर। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ है इस एसेट्स के ऊपर, तो उसके कोई ऐसा लो नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम इस एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे। तो यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर क्या है, इस नियम को, एडिशनल डेप्रिसिएशन नियम को आपको ज़्यादा बड़ा मानना है, ज़्यादा बड़ा प्रोविजन मानना है इसको, और उसके अकॉर्डिंग हम इसे बेनिफिट देंगे। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका माइनस का फिगर हो गया। तो माइनस का फिगर होने के कारण आपको वो तो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन गया। अब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात आती है तो आपका सीधी बात है, क्या आपने नया प्लांट खरीदा 6,20,000 रुपये का, उसकी डेट देख लेना भाई। ठीक है ना, जहाँ तक इसमें कुछ मेरे को तो याद रहा नहीं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देखता हूँ मैं। तो यहाँ 6,20,000 का पूरा 20% का बेनिफिट दिया है, मतलब इन्होंने क्या है इसे 180 दिन से ज़्यादा यूज कर लिया है, तो इसका पर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको दे दिया गया है। आपको नीचे इन्होंने कुछ इसके बारे में टॉपिक्स लिखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे हमारा जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर होता है। क्या हमने डेफिनेशन जो कंपटीशन डेफिनेशन पढ़ा था वो कंप्लीट हुआ हमारा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, उसे हम लेते हैं। देखिए, एक एन ऑफिस बिल्डिंग वाज परचेज बाय एन एसएससी ऑन 10th June 2017, असिस्टमेंट ईयर 2018-19 फॉर 80,000। तो 2017-18 के अंदर आपको मिलाकर बात बोलूँ मैं तो हमने 80,000 रुपये की मशीन खरीद ली थी। वो सॉरी
बिल्डिंग खरीदी। इट वॉज लेट आउट टू ए टेनेंट एट ए रेंट ऑफ 1000 पर मंथ, और उसे आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इससे रेंट का हमें कोई मतलब नहीं है, हम P&L अकाउंट नहीं बना रहे हैं। आपने 1000 पर मंथ पे किसी बिल्डिंग को किराए पे दे दिया, इसका मतलब है कि आपने उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब वो आपके मतलब उसका आप यूज़ कर रहे हो। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल 1920 द SSC स्टार्ट यूज इन दिस बिल्डिंग ऑन बिजनेस। फाइंड आउट द डिप्रेशन इट टू बी अलाउ द बिल्डिंग द असेसमेंट 2020-21। तो 20-21 के लिए कितना हुआ था? सबसे पहले बात है कि 20-21 के लिए सबसे पहले उसके ऊपर डिप्रेशन लगाकर उसकी वैल्यू पर तो लेकर आए अपन यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको चार्ट बनाया गया है। चार्ट के अंदर देखो असिस्मेंट ईयर लिखा है। देखो असिस्मेंट ईयर के लिए मैं ऊपर ये भी बोल सकता हूँ, यदि मैं प्रीवियस ईयर लिखता, मैं यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर हेडिंग लगाता, तो प्रीवियस ईयर 1 साल पीछे चल रहा है तो वो था 17-18, ऐसे तो होता। और यहाँ पर कितना होता? 18-19 फाइनेंशियल ईयर बोल दो या प्रीवियस ईयर बोल दो। और यहाँ पर कितना होता? 19-20, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन इसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। देखो 17-18 में आपने उसे 17 जून को परचेज कर लिया, तो वहाँ पर आपने 180 दिन से ज़्यादा यूज़ कर लिया उसे, तो यहाँ पर 80,000 का परचेज किया था। इस पर ये नोशनल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना। थोड़ा सा इसने कॉमन वर्ड यूज़ किया तो कि गलत है। यहाँ पर या तो स्टार लगाना चाहिए आपको लोगों को कि भाई थोड़ा सा ये क्या था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर मैं बताऊँ, ये नोशनल डेप्रिसिएशन हुआ आपका, ठीक है ना। ये 8000 नोशनल डेप्रिसिएशन है। 7200 ये नोशनल डेप्रिसिएशन बताऊँ क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि ये 17-18 है आपका प्रीवियस ईयर, ये 18-19 है, और ये 19-20 है। तो ये बात कंप्लीट हुई हमारी। तो यहाँ पर हमने 19-20 से बिजनेस यूज करना स्टार्ट किया है, तो 19-20 को WDV वैल्यू पर हम इसे लेकर जाएंगे, वो होगा 64,800। तो हम बिजनेस में जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ ओपनिंग के अंदर इसे एसेट्स के रूप में इतनी वैल्यू पर वहाँ पर लेकर जाएंगे। फिर वहाँ लेकर जाने के बाद में फिर इसके ऊपर 10% जो डिप्रेशन लगाएंगे वो आएगा 6480। इसके बाद में आपको WDV वापस से क्लोजिंग WDV हमको बस बच जाएगी। तो ये जो 1 और 2 है ये नोशनल डिप्रेशन है, इसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, इससे बस केवल वैल्यूएशन कम कर रहे हैं हम इससे, ताकि इसकी आज की वैल्यू पर हम इससे ले आएँ। ऐसा भी आपने क्यों किया है? ऐसा आपने इसलिए किया है, इसको हमने बिजनेस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। यदि मान लीजिए आपके पास यहाँ क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी होती, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज होती कि आपने ये बिजनेस ये हाउस परचेज किया था और इसे आपने सिंगल डे भी यूज नहीं किया 2 साल तक, बिल्कुल क्लीन है, वैसा का वैसा ये मकान बना का बना, वैसा का वैसा रहा, इसमें ना आपने पर्सनल यूज किया ना आपने किराएदार को दिया, कैसे वैसा रहा। तो और फिर सीधे इसे बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो 2 साल बाद जब आप सीधे बिजनेस यूज करना स्टार्ट करें तो भी ये 80,000 का माना जाता है, क्योंकि जब आपने यूज किया ही नहीं है तो उसके ऊपर नोशनल डिप्रेशन भी अलाउ नहीं होगा। मतलब नोशनल डिप्रेशन भी तब अलाउ होगा, काल्पनिक जो कल्पित हाथ है वो भी तब अलाउ होगा आपको जब आपने उसे यूज़ तो किया हो, चाहे किराएदार ने यूज़ कर लिया हो आपके, चाहे आपने खुद ने यूज़ किया हो। जब यूज ही नहीं किया तो उसके ऊपर कोई भी डिप्रेशन आपको अलाउ नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये आज के जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में कल हम एक नया टॉपिक लेंगे इसके अंदर, और वो होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज है उनके ऊपर क्या हास के जो डिप्रेशन जो प्रोविजंस है वो क्या होंगे, वो हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे लेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।